अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और बहादुरपुरा कंटेस्टेड एमएलए जनाब कलीमुद्दीन बाबा ने कोरोना वायरस की गैर मामूली बढ़त को मद्देनजर रखते हुए मीडिया से मुखातिब होकर हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत तेलंगाना की नाकामयाबी पर सवाल उठाते हुए बताया कि दोनों ही हुकूमतें कोरोना पे काबू पाने में नाकामयाब रहे, जबकि कोरोना का वेव 2 का हुकूमत को पहले से ही इल्म था और तेलंगाना के मौजूदा हालात का जिम्मेदार वजीर आला के चंद्रशेखर राव को ठहराया और कहा कि तमाम मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इन्हें कोरोना फेज 2 का इल्म रहने के बावजूद इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। इन लोगों को अवाम की याद और फिक्र जब होती है तब इन्हें अवाम के वोट की जरूरत होती है। नाज़रीन, हम आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना वाइस चेयरमैन और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्टेस्टेड एमएलए कलीमुद्दीन बाबा से मौजूदा कोरोना हालात पर जायज़ा लेने के लिए आए हैं। क्या कलीमुद्दीन बाबा साहब, मौजूदा हुकूमत टीआरएस हो या बीजेपी हो, क्या कोरोना को काबू करने में कामयाब रहेगी? ये दोनों गवर्नमेंट नाकाम गवर्नमेंट के मौजूदा केसीआर साहब को फार्म हाउस से फुर्सत नहीं मिलती और मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने उन्होंने देखते रहते खाली बैठ के। अब लास्ट टाइम जो है हाई कोर्ट का उनको एक नोटिस भी मिला था फेज़ 1 के अंदर, कोरोना फेज़ 1 के लास्ट में एंडिंग में हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी इन्होंने फेज़ 2 का उनको मालूम था आने वाला है, बल्कि तो उसके बारे में भी तेलंगाना के अंदर उन्होंने उन आवाम के लिए जो है खिदमत खल्क के लिए आवाम के लिए जो उनको वोट दी वो भी नहीं दे सके। सिर्फ उनके झूठे वादे जो रिजर्वेशन 12% के वादे थे, इस तरीके से भी इनके ये वादे नाकाम और नाकारी गवर्नमेंट है। अब जीत रहे क्यों ये लोग, हर जगह जीत रहे बोले तो उनका रिजल्ट ये है कि ये लोग पैसे से इलेक्शन लड़ दे, पैसे से दवा नहीं खरीद सकते ना। अगर हमारे पीएम को देखेंगे हम नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प के अंदर खर्चा करेंगे 100 करोड़ रुपए और सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति बनाने में पैसे खर्चा करेंगे और उनकी खुद वर्ल्ड वार यात्रा के ऊपर पैसे खर्चा करेंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो भी फेलियर गवर्नमेंट है, क्योंकि ये लोग की पॉलिसी है कि यहाँ की आवाम हिंदुस्तान की तबाह और बर्बाद हो जाना, और ये सारा जुल्म जो है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ऊपर है और लो क्लास फैमिली के ऊपर है कि ये लोग ही जो है कोरोना से लॉकडाउन से बच जाना है। इनकी नोटबंदी की मार एक दलिंदर पीएम दलिंदर सीएम जब से बैठे तब से हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दलिंदरी लगा दी। हर दिन एक नया काम, हर दिन एक नया आंदोलन, हर दिन एक नया झगड़ा। हमारे जो है हिंदुस्तान का माहौल पूरा 6 साल से ख़त्म हो गया, क्योंकि पॉलिटिक्स की रुझानी ख़त्म हो गई। पॉलिटिक्स की जो है रुझानी ख़त्म हो गई। अभी देखेंगे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि जो है बंगाल के इलेक्शन का रिज़ल्ट, जो दीदी दीदी करके जो नरेंद्र मोदी जी के जो अल्फाज थे, कि मैं ये देख रहा था उनके अल्फाज सुन के जो है कहीं शोले का अमजद खान तो जो है नरेंद्र मोदी की भेज में तो नहीं आ गया, क्योंकि डायलॉगबाजी इतने ख़तरनाक इनके जो फिल्मों में तो भी काम करना है पीएम के तो लायक है नहीं। क्योंकि फेसबुक हम अगर सोशल मीडिया के ऊपर हम जाते तो नरेंद्र मोदी जी को जो है कब रीजन दे दूं, क्या कब रीजन दे रहे हैं, यही सारे जो है सोशल मीडिया के ऊपर चलता। अब रहा सवाल कि कोरोना से अगर हमको लड़ना है तो मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम से अपील करता हूँ, ख़ासतौर से हमारे तेलंगाना की आवाम से अपील करता हूँ कि कोरोना से लड़ने का सही फार्मूला ये है कि आप जितनी ज़रूरत है उतना बाहर निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहिए। कोरोना अगर हो भी गया तो कोई परेशानी की दवा ज़रूरत नहीं है, आप उसकी दवा लीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए, दवा लिए और घर के ऊपर जितना हो सके ट्रीटमेंट कराना, ना कि और इससे जो हैबत खा रहे, जो हैबत दिला रहे गुडी मीडिया वाले और अदर जो दिला रहे, तो उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि जो मीडिया के माध्यम से मीडिया को समझाना चाहता हूँ कि कोरोना की दहशत फैलाना बंद करो। ये उतना भारी वायरस नहीं है जो जानलेवा वायरस है। ये वायरस सब होता है लोगों को जो है हार्ट फेल होकर मर रहे लोग, कोरोना के डर से मर रहे। जितने भी ज़्यादा लोग मर रहे वो कोरोना के डर से मर रहे, कोरोना बीमारी से कम, कोरोना की हैबत से ज़्यादा मर रहे। तो और साथ ही साथ जो है मैं नरेंद्र मोदी जी को जो है बधाई भी देना चाहता हूँ
कि आसाम की जीत में जो है हम बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी को जो है बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है 56 इंच का सीना एक चप्पल के ऊपर दो पट्टी की चप्पल पे मार खा गया। बंगाल की नारी मोदी पे भारी, ये सीन ममता बनर्जी का हो गया। और आज बंगाल की जीत, ममता बनर्जी की जीत जो है सारे हिंदुस्तान की जीत है, एक डेमोक्रेसी की जीत है और जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। सबसे बड़ा जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो प्लान कर रहे और उनके दलाल पार्टीज़ को ले लेके और उनके जो है मकबूल अब उनके सपोर्टर्स पार्टी है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे तेलंगाना की एक बहुत बड़ी पार्टी है, मुसलमानों की रहबर पार्टी, जो सारे हिंदुस्तान में आज अपने आप को मुसलमानों का रहबर समझ रहे लोग, ये मुसलमानों के रहबर नहीं है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं लग जाके एक दलदल में फंसाना चाह रहे। और तमाम मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि जो है समझिए बात को, अब तो समझो कि होने वाले आगे हालात क्या हो रहा। आज इलेक्शन सिर्फ एक बंगाल के हटके बाकी पूरा इलेक्शन कम्युनिज्म की बुनियाद के ऊपर हुआ, सेकुलरिज्म पे इलेक्शन नहीं हुआ। और बंगाल के मुसलमान और बंगाल के हिंदू भाइयों को भी मैं सलाम करता हूँ और वहाँ की पूरी आवाम को सलाम करता हूँ, उनके जज्बात को सलाम करता हूँ कि ये बात उनकी समझ में आ गई। और बाकी जगह पे कम आई, किसको समझ में आया ऐसा नहीं है, सेकुलर माइंड के लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है। और मैं हमारे राहुल गांधी जी को भी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि जो है आज हमारी भी जीत हुई। और लेफ़्ट पार्टी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनकी भी जीत हुई। उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और रहा सवाल, मैं जो है ख़ास तौर से हमारे असदुद्दीन साहब को एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जो हमारे ओल्ड सिटी के करता धरता रहबर है और एमआईएम पार्टी के चीफ सदर प्रेसिडेंट। ओल्ड सिटी के अंदर जो मुसलमानों की हालत आज देखी जा रही है, ऑक्सीजन को लेके, वैक्सीन को लेके और मेडिसिन को लेके, तो मैं हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछता हूँ कि जो है अवैसी हॉस्पिटल को जो बंद करके ऊपर का हिस्सा रखे, अगर वो खोल दिए तो उसके अंदर 300 रूम है, उसके अंदर जो है कोरोना के जो 600-700 पेशेंट उसमें आ सकते और फ्री ऑफ कास्ट इन्हों कर दिए तो, क्योंकि बहुत है मुसलमानों का माल लुटा हुआ, खबरस्तान की ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचे, सब बहुत पैसे हैं इनके पास, जो मुसलमानों का नाम लेके पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ढंडोरा पीट रहे। तो आज अपने पार्लियामेंट एरिया के जो मुसलमान हैं, आपके हैदराबाद के मुसलमान, हमारे तेलंगाना के मुसलमानों के लिए और तेलंगाना की आवाम के लिए आपकी पार्टी से कुछ ताउन करे और ज़मीनी स्थल पे आकर के लोगों की मदद करे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी को ये कह रहा हूँ कि आपका सूरज डूबने वाला है, कम से कम अब तो होश में आ जाओ। जो आप पीएम फंड के नाम पे जो लिए, कोरोना फंड, पीएम फंड के ऊपर, वो फंड का कब इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कब करेंगे, ये इसलिए। और जो है मैं साथ ही साथ तमाम दुनिया के ममालिक को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान को जो वैक्सीन प्रोवाइड करे, जो कुछ भी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करे, मैं उन लोगों को जो है शुक्रिया भेजना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। ये जो दवाखानों में लाशों का ढेर पड़ा हुआ है कलीम साहब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गांधी हॉस्पिटल में आज ही हमारे एक नुमाइंदे की एक रिपोर्ट है कि वहाँ पर लाशें बेइंतहाई पड़ी हुई है और शमशान घाटों में जलाने का जो असबाब नहीं बन रहा है, कब्रस्तानों में तदफीन करने के असबाब नहीं बन रहे हैं, इस बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, इस बार जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट ये नाकाम है और जो लोग भरोसा करके एरिया, असेंबली एरिया में हो या पार्लियामेंट एरिया में जो वोट दिए, उन लोगों के जज्बात से खेला गया हुआ है। और क्योंकि ऐसे ही हालात को लड़ने के लिए हुकूमतें तैयार होती है और सामने आती, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान होता। हर वबा से हर टाइम आती, हमारे हिंदुस्तान में जो है हर 10-15 साल में आते रहती है ऐसी। पहले भी हम ऐसी बीमारियों का और ऐसी वबाओं का जो है फेस कर चुके, जैसे कि अपन प्लेग का फेस कर चुके हम लोग, चिकनगुनिया का, बहुत सारे बीमारियों का हम फेस कर चुके। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, तो उस टाइम पे हम फेस कर रहे थे। अब ये लोग के पास फेस करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा बजट इलेक्शनों में जाता, इलेक्शन में पैसे खर्चा करके ये लोग जीतते, प्रैक्टिकल लेवल पे इनके पास कोई काम नहीं है और ये पूरे फेलियर गवर्नमेंट है। अब इस मामले को लड़ने के लिए आवाम को अपने हद तक का काम करना पड़ेगा, हर कोई इंडिविजुअली तरीके से। अब नेक्स्ट जब वोट मांगने के लिए आए तो इनको पूछना कि आज के ये हालात जो हमारे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, ये केसीआर से भी पूछना और नरेंद्र मोदी जी से पूछना और हमारे कायद
मुसलमानों के रहबर असदुद्दीन अवैसी से भी पूछना है सवाल कि इतने बड़े बड़े वादे अपने ऊपर अपनी पार्टी को जीतने के लिए करोड़ों सब्बों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, एक एक इलेक्शन के अंदर इतने इतने पैसे खर्चा करते, और कोरोना का पेशेंट जो ऑक्सीजन खरीदने के इनके पास पैसे नहीं है गवर्नमेंटों के पास, तो कम से कम जो है अब ये काम करने के लिए पूरी आवाम को नीचे आना पड़ता, ज़मीनी स्तर पे आना। और कोरोना से फिर मैं बार कह रहा हूँ आपसे कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। इससे डरना नहीं, इससे लड़ना और एकजुटता का, इत्तेहाद का नारा बुलंद करना और एक दूसरे की मदद करना, और निकल के अपन जब तक ज़मीन पे काम नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। और मैं तमाम पार्टी के लीडर से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जो आवाम आपको वोट दी, जिसने आपके ऊपर रहम किया, आप कम से कम उनकी इस बार मदद तो कर लो। न जाने कब तुम्हारा नंबर लग जाएगा कोरोना से, ये भी पता नहीं। नरेंद्र मोदी का भी नंबर लग सकता, असदुद्दीन अवैसी का भी नंबर लग सकता कोरोना से, और दीगर जो है मौजूदा कॉर्पोरेटर है, एमएलए है, वो लोगों का काम है ये सब के आना, सामने आना, उनकी जितनी हो सके मदद करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना। बजाय हम एक जगह खड़े रह के उनको एक जगह जमा करके वैक्सीनेशन देने की बजाय, होम उनका सबसे अच्छा मशवरा है मेरे को, केसीआर गवर्नमेंट को, कि सबसे अच्छा मशवरा ये है कि होम क्वारंटीन सबको कराया जाए। लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको कोरोना हो गया उसकी पूरी फैमिली को आप वहाँ उसके घर में ट्रीटमेंट करो, उसके घर के अंदर दो, उसके घर के अंदर वैक्सीनेशन दो, उसको वेंटिलेटर है ऑक्सीजन की प्रोवाइड करो। कर सकते, नहीं करने का कुछ भी नहीं है, कर सकते। इंशाल्लाह आज जो है ममता बनर्जी को फिर मैं इस बात के लिए भी जो है हिम्मत अफजाई भी करूँगा, और तेलंगाना के अंदर एज ए वाइस चेयरमैन होने के नाते उनका सपोर्ट भी करूँगा कि आज उन्होंने जैसे उनके 217 सीटों की डिक्लेरेशन हुई, उसके साथ में उन्होंने एक एजेंडा बुलंद किया कि हिंदुस्तान की आवाम को वैक्सीन और ऑक्सीजन, मेडिकल फैसिलिटीज़, और ये जो है मोदी सरकार अगर नहीं दी तो हम आंदोलन करेंगे मोदी सरकार के बारे में। मैं बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ में आंदोलन करूंगा इस बात के ऊपर, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल लीडर को बोल रहा हूँ कि आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। रूलिंग पार्टी से, रूलिंग गवर्नमेंटों से सवाल किया जाए कि उन्होंने वैक्सीनेशन क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे, और इसकी वजह क्या है। और मैं केसीआर साहब से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्या वजह हो गई कि आप इतने इलेक्शन लड़ लिए, बल्दिया इलेक्शन लड़ लिए, नागार्जुन सागर इलेक्शन लड़े, हम भी लड़े, आप भी लड़े, खैर उसका रिजल्ट जो भी हुआ होगा, लेकिन इलेक्शन जिस तरीके से हम लड़ते उसी तरीके से अगर हम ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के लीडर्स उतर के ये कोरोना से लड़ने में उसी तरीके से करें, और केसीआर साहब अगर इसका ऑक्सीजन और जो है इसकी मेडिसिन अगर प्रोवाइड करें, हेल्थ कैंप को सही करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ को सही करें, तो हमको आगे भी अगर इससे कोई बड़ी मुसीबत भी आई तो हम उससे लड़ सकते हैं। एक और सवाल आपसे सलीम साहब, ये जो इतला राजेंद्र साहब वजीर सेहत को जो ट्रांसफ़र किया गया है हाल ही में, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्यों ट्रांसफ़र किया गया है इनको? बात क्या है कि कभी कभी आदमी सही बोलता, कभी कभी आदमी सही बोलता, और जब उन्हें सच्चाई बोलना शुरू करता तो लोगों को चुभना शुरू होता। तो जब उन्हें चुभता लोगों को तो उसको इधर उधर तबादला कर दो, या उसको ट्रांसफ़र कर दो, सस्पेंड कर दो, कुछ भी कर दो, इस तरीके का रिज़ाइन करा दो, ये पॉलिसीज़ चलती, क्योंकि हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी सच्चा आदमी की जो है आवाज़ जग जाती, ज़मीर जागता जब, तो तो उसी आवाज़ का शिकार हुए, मैं समझता हूँ उसका कि कोई और। इन पर कुछ लैंड ग्रैबिंग वगैरह के केसेस के बारे में कोई सच्चाई सामने आई, ऐसी बात सुनने में आई मीडिया में? रूलिंग गवर्नमेंट टोटली लैंड क्रैपर, वक्फ की हिफाजत करने के नाम पे वक्फ की ज़मीनों को हड़प कर लिया गया। हमारा अभी आंदोलन स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर भी। कोरोना की वजह से हम थोड़ा जो है रुक के काम कर रहे हैं। तकरीबन जो है लैंड क्रैपर ही 6 पूरे टीआरएस के लीडर हो, चाहे एमआईएम के लीडर हो, और चाहे जो है दूसरे लीडर भी हो, तकरीबन इन लोगों का आसासा वही है। इलेक्शन में कहाँ से पैसे आते हैं, ज़मीनों के पैसे आते हैं लोगों को, दूसरी बात नहीं है। वो तो नॉर्मल केस है, उसके ऊपर ज़्यादा इशू नहीं है। एक एलिगन लगा के हटाना वो एक तरीका, बोल के सस्पेंड कराने की जो है एक साजिश के साथ में हुआ सो काम है, उतना बड़ा वो नहीं है। एक नॉर्मल आप प्रॉपर्टीज़ के धंधे में, बिजनेस में होता है, कुछ भी लिए होंगे वो, आप कुछ भी रेडिकेशन होगा, लेकिन मैं उस बात के लिए रिज़ाइन होना या इतना बड़ा इशू नहीं था उसको रिज़ाइन देने के या रिज़ाइन कराने के या तबादला करने का, उतना बड़ा वो नहीं था। अगर कर दी तो दूसरे की कुछ अंदरूनी बातें हैं टीआरएस पार्टी के अंदर, क्योंकि जब घड़ा भर जाता
तो बहने लगता। जी हाँ। तो आज की हालत टीआरएस पार्टी की भी वो है, जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को हटाने की पॉलिसी, खरीदम फरोख्त जो एमएलए खरीदो फरोख्त की पॉलिसी करे लोग, तो वो घड़ा भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ होगा तो पानी बाहर निकलेगा। और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन ये बताएगा उनको कि जो है आज की जो नाइंसाफ़ी हम पिछले 6 महीने पहले भी देखे, बारिश के जगह टाइम पे जो हमारी ओल्ड सिटी की आवाम के साथ टीआरएस की नाइंसाफ़ी भी गवर्नमेंट की वो, और ये कोरोना काल की जो भारी महामारी है, महामारी के अंदर जो चीज़ों को आवाम को देना चाहिए था तेलंगाना की आवाम को, वो काम को देने में केसीआर साहब नाकाम रहे। खाली वादे उनके बहुत सारे हैं, बहुत सारे वादे हैं, जिस दिन से आए झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, वादे 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 वादे, और नामालूम उनके जो कार्यकर्ता है उनको ऐसा क्या मिल जाता है लोगों को जो बड़ाया करते रहते हैं, वो ज़मीन स्थल के ऊपर तो कोई काम इनका मुकम्मल तौर पर नहीं नज़र आता। तेलंगाना आवाम के लिए क्या कहना चाहिए सर आप? मैं तेलंगाना आवाम से जो है हाथ जोड़ के अपील ये करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सका आप लोग घरों में रहिए, ज़रूरत के मुताबिक आप बाहर निकलिए, और अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप जो है ह्यूमैनिटी बढ़ाने का काम करिए, अच्छी ग़िज़ाएँ खाइए और मुख्तसर लोगों से मिलिए और गैप मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। और जो है अगर आपको कोरोना हो भी जाता तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप डरिए मत। डर की वजह से आज कोरोना से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, कोरोना से कम। कोरोना उतना बड़ा घातक बीमारी नहीं है जो इंसान की जान ले सकता है। आप जो है कुछ हकीमी दवा और कुछ मेडिसिन्स लेकर के आप अच्छे हो सकते और अच्छे होए। अल्लाह करे आप सब लोगों को सेहत दे, मेरी दुआ है तमाम तेलंगाना के आवाम के ऊपर से, बल्कि तमाम दुनिया की आवाम में दुनिया के ऊपर से जो है कोरोना का अजाब हटाए और लोगों को शऊर दे कि इससे लड़ा जाए। और इसको जो है डिफेक्ट देने के लिए आपको जो है निडरता और जो है सादगी के साथ इसके साथ लड़ने की और हिम्मत जुटा के लड़ने की ज़रूरत है, हैबत खाने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी जल्दी हो सका अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा कंसर्न डॉक्टर करिए करीब के, और जितना ज़्यादा घरों में रह करके आप जो है इलाज करा लेना बेहतर मेरे हिसाब से मुनासिब। नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।